हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और जनवरी से लेकर के मार्च तक की दोस्तों ई बुक आ चुकी है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली ये ई बुक है। बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चंस और उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला ये कॉन्सेप्ट, एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। और इसमें स्टैटिक्स भी है, यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप करंट अफेयर की डिटेल तो जानोगे ही, साथ ही साथ आप स्टैटिक्स भी जानते चलोगे। तो बहुत ही बेहतर तरीके का आपका रिवीजन भी होता जाएगा। उसमें मैंने रिवीजन पॉइंट्स भी डाले हुए हैं, जिससे आप आगे के क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आप पिछले महीनों के भी क्वेश्चंस को रिकॉल करते चलो, रिवाइज करते चलो। ये बहुत ही अच्छी खासियत है इस ई बुक की। तो आप इसे प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। मार्च महीने की भी ई बुक आ गई है। आप मार्च, जिनको मार्च की लेना है वो मार्च की भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया था, किया गया है। जो भी ई बुक जिस प्रकार से आती थी पहले, उसी प्रकार से मार्च महीने की आ रही है अभी। तो एमजेटी ऐप पर आप इस चीजों को पा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन और आंसर की, कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। रिवीजन करते हैं क्विकली। हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट जैसी कंपनियों को स्पर्धा देने के लिए, प्रतिस्पर्धा देने के लिए, यानी कंपटीशन देने के लिए टाटा ग्रुप ने अपना सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च किया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना करने की घोषणा की है। और वहीं एचडीएफसी ने डीएवाई एनआरएलएम द्वारा एसएचजी लिंकेज में, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक ये बन गया है। डीएवाई का मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है। और इसके अलावा बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक लिखी गई है आलोक चक्रवाल जी के द्वारा। सीएपीएसपी योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए बीएसएफ के साथ समझौता किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारतीय अगले थल सेना अध्यक्ष। राजस्थान में गणगौर पर्व मनाया गया और एलन मस्क ट्विटर के निदेशक समूह में शामिल हुए। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। चलिए अब बात करेंगे लास्ट डे के आंसर्स की, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्लियर है बिल्कुल। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले और शानदार क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ डे डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन बात आती है कब से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाना शुरू हुआ 1950 से। देखिए 1948 में स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ की, लेकिन मनाया जाना शुरू हुआ 2 साल बाद से। थीम इसकी है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। थीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। थीम इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ आया है तो इसकी स्थापना तो बता ही दिया मैंने। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। और इसके अध्यक्ष है टेड्रोस एधनोम। कौन है? टेड्रोस एधनोम। अगला, फोर्ब्स अरबपति 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट आई हुई है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने हुए हैं। एलन मस्क दोस्तों टॉप पर है 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। जेफ बेजोस सेकंड पर हैं 171 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। थर्ड पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड और उनकी फैमिली। बिल गेट्स 129 बिलियन डॉलर के साथ चौथे पर हैं और वारेन बफेट हैं 118 बिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर। एलन मस्क जो है ये रिचेस्ट है। देखिए अभी आपने देखा होगा जो आती है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है या फिर कोई और रिपोर्ट आती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि एलन मस्क की संपत्ति कुछ और बताई जाती है और ज्यादा ही बढ़कर के बताई जाती है। फोर्ब्स की लिस्ट में थोड़ा सा कम बताया जाता है, पता नहीं क्यों, इनका कैसा रिसर्च रहता है। ठीक है, इनमें देखिए 219 बिलियन डॉलर ही बताया गया, जबकि आप देखेंगे 280 290 तक भी पहुंचा दिए थे वो लोग।
तो यहाँ पर टॉप 5 आप देख पाएंगे, कौन सी किस कंपनी से है ये भी आप देख पाएंगे। भारत के टॉप 3 कौन कौन है? तो भारत के दोस्तों टॉप 3 में है मुकेश अंबानी, टॉप पर है, सेकंड पर है गौतम अडानी और थर्ड पर है शिव नादर। इनकी ओवरऑल रैंक क्या क्या है यहाँ पर लिखी गई है। तो ओवरऑल मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं दुनिया में, 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी और 47वें नंबर पर है शिव नादर। क्लियर है? कंपनियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं इनकी वैल्यूएशन के साथ। अगला देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान इस बार का 31वां संस्करण था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, 31वां संस्करण था। तो 31वां संस्करण 31वां सरस्वती सम्मान ये मिलेगा रामदरस मिश्रा जी को। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान हमारे भारत में सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। सरस्वती सम्मान हुआ, व्यास सम्मान हुआ, ठीक है, ये सब साहित्यिक सम्मान है हमारे देश के। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को 31वां सरस्वती सम्मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? इनकी कविताओं का एक संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए इनको यह अवार्ड मिलेगा। सरस्वती सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से शुरू हुआ था। देखिए, चाहे सरस्वती सम्मान ले लो आप, चाहे आप व्यास सम्मान ले लो, चाहे आप अभी जीडी बिरला पुरस्कार जो दिया गया उसको ले लो, ये सब के सब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन ने इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1991-92 के दौरान की। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है इसमें एक प्रशस्ति पत्र रहता है, एक सर्टिफिकेट, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी व्यास सम्मान दिया गया था 31वां, उसका भी संस्करण था, भाई सब एक साथ ही स्थापित हुए तो 31वां ही तो होगा। तो 31वां व्यास सम्मान अभी असगर वजाहत को दिया गया उनके महाबली नाटक के लिए। ठीक है, महाबली के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान आप याद रखेंगे, और रामदरस मिश्रा जी को मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान याद रखेंगे। मैंने अभी नाम लिया जीडी बिरला पुरस्कार, तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार अभी किसे मिला? जीडी बिरला पुरस्कार अगर पूछा जाए किसे मिला तो आप बताएंगे जीडी बिरला पुरस्कार मिला दोस्तों प्रोफेसर नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को, ये तीनों याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। अगला है, हाल ही में एचडीएफसी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ विलय की घोषणा की? तो एचडीएफसी लिमिटेड जो है दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक के साथ विलय कर लिया है। देखिए, ये दोनों ये इसी की पेरेंट कंपनी है एक प्रकार से कहें, लेकिन अब दोनों अब विलय हो गई, यानी दोनों इसी के पेरेंट कंपनी तो है लेकिन ये काम अलग अलग कर रही थी अभी तक। अब क्या होगा, एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एचडीएफसी बैंक के साथ विलय कर ली है। अब विलय के बाद से दोनों कंपनियां हो गई एक, एचडीएफसी बैंक भी और एचडीएफसी भी। एचडीएफसी अगर बात करें लिमिटेड जो है ये 1977 में स्थापित हुई थी, तो इसी ने अपनी एक नई शाखा या कहें एक नई कंपनी खोली एचडीएफसी बैंक 1994 में आकर के। तो एचडीएफसी बैंक जो है ये इसी की सब यूनिट थी, लेकिन अब फिलहाल दोनों मर्ज हो गई हैं। मर्ज होने से क्या होगा? मर्ज होने से जो शेयर्स का बंटवारा है वो आपस में मर्ज हो जाएगा, यानी एचडीएफसी बैंक अलग रूप से लिस्टेड थी और एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो अलग रूप से लिस्टेड थी शेयर मार्केट में। अब दोनों का शेयर हो जाएगा एक। तो जब से ये योजना प्रभावी होगी तो उसके बाद से जो भी पब्लिक शेयर जो इसके होल्डर हैं वो एचडीएफसी बैंक के 100% को कंट्रोल कर सकेंगे, और जबकि जो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर धारक हैं उनके पास केवल 41% का ही स्वामित्व रहेगा। ओके, एचडीएफसी बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1994 में, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और दोनों के सीईओ में देख लीजिए, एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ थे के मिस्त्री, और जबकि एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अश्वनी श्रीवास्तव जी ने। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, अश्वनी श्रीवास्तव जी की ये पुस्तक है, और इन्होंने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के अपने सुझाव दिए हैं इस पुस्तक में, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम को। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है यानी पब्लिश किया है विटास्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। पुस्तकें और लेखकों को रिवाइज कराया जा चुका है, ठीक है, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की? तो प्रकृति हरित पहल की शुभारंभ की घोषणा की है भूपेंद्र यादव ने, या कहें इस पहल को लॉन्च कर दिया है इन्होंने। भूपेंद्र यादव जी दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो इन्होंने प्रकृति नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है।
ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया है जिससे प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सके, जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको मैनेज किया जा सके, उसको रिसाइकल वगैरह किया जा सके। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये पहल शुरू किया है। भारत प्रत्येक वर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया? तो एक संभव नाम से डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दोस्तों, अभी हाल ही में यूबीआई ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है संभव। संभव के साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है यूनियन नेक्स्ट। ये संभव नाम से डिजिटल प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत यूनियन नेक्स्ट नाम का सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। सुपर ऐप अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में सुपर ऐप का काम होता है पेमेंट भी उसी में एक ही ऐप में हो जाए, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाए, बिल का पेमेंट हो जाए, रिचार्ज हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, शेयर मार्केट वगैरह में लोन वगैरह की सुविधा मिल जाए, फंड ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारी सुविधाएं अगर एक ही ऐप में आती हैं तो उसे कहते हैं सुपर ऐप। ठीक है, अभी आपने टाटा न्यू के बारे में सुना, तो टाटा न्यू भी एक सुपर ऐप होगा। टाटा न्यू जो होगा वो एक सुपर ऐप होगा। वो क्या करेगा, वो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी सारी सुविधाएं तो देगा ही देगा, साथ ही साथ अगर आप कार की बुकिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स के रिलेटेड अगर दवाइयां वगैरह चाहते हो तो ये सारे भी फीचर्स देगा। तो वो टाटा का सुपर ऐप है। ठीक है, ऐसे ही ये यूनियन बैंक का सुपर ऐप है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और राज किरण राय इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने पार्सल को डोर टू डोर डिलीवर करने के लिए किससे साझेदारी की? तो रेलवे ने दोस्तों पार्सल को डोर टू डोर डिलीवर करने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया हुआ है। अब भारतीय डाक और भारतीय रेलवे दोनों मिल करके अब डोर टू डोर कर सकेंगे दोस्तों डिलीवरी। अभी तक क्या होता था कि अगर आपका पार्सल आता है तो आपको रेलवे पर जाना पड़ता था, रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि भारतीय रेलवे भारतीय डाक की मदद से घर तक पहुंचाएगा। तो इसमें फर्स्ट माइल और लास्ट माइल ये कनेक्टिविटी तो दोस्तों भारतीय डाक के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी, यानी कि घर से लेकर के सामान स्टेशन तक और स्टेशन से लेकर के सामान घर तक, ये तो भारतीय डाक पहुंचा देगा। बाकी जो स्टेशन से स्टेशन तक पहुंचाना होगा वो काम भारतीय रेलवे कर देगी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के घर तक कोई भी माल, कोई भी पार्सल पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया? तो कावल उथपी ऐप लॉन्च किया दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार जो है दोस्तों कावल उथपी नाम की एक ऐसी इमरजेंसी ऐप लॉन्च की हुई है कि जब जनता को, जब पब्लिक को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ पड़े और उस टाइम पर किसी की मदद लेनी हो, पुलिस की या फिर किसी विभाग की, तो कावल उथपी ऐप का सहारा वो ले सकता है। कावल उथपी ऐप के जरिए दोस्तों जो व्यक्ति होंगे वो बहुत प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि अगर उनको पुलिस की जरूरत है तो डायल 100 भी सुविधा है, इमरजेंसी सिचुएशन आन पड़ी है तो डायल 112 है, ठीक है, डायल 101 भी है आग वगैरह लगने पर। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं एक ऐप में आ गई है, कावल उथपी ऐप में। तमिलनाडु सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसमें अगर रेड बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो लाइव लोकेशन भी ट्रैक हो जाएगी, साथ ही साथ आसपास के जो पुलिस स्टेशन होंगे वहां पर भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आसानी से ट्रैक करके वहां पहुंचा जा सकेगा। क्लियर? तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु को आप देखेंगे मैप में, यहाँ पर है भारत के दक्षिण में। चेन्नई इसकी राजधानी है। एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आर.एन. रवि और एम. दुर्रई स्वामी इसके हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है? अच्छा, आप कमेंट करके बताओ, अभी एम.के. स्टालिन ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की हुई थी, किस नाम से इनकी आत्मकथा थी? देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं सही। चलिए, तो भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम ये सभी प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पोंगल महोत्सव, पोंगल भी यहीं पर मनाया जाता है और पोंगल के दौरान क्या होता है, जल्लीकट्टू दौड़ होती है। ठीक है, ये जल्लीकट्टू जो होता है इसमें बैल से लड़ते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में डीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ मुरली नटराजन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो डीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ मुरली नटराजन का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। मुरली नटराजन ये डीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं 2009 से। तो आरबीआई ने इनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक्चुअली में जब भी कोई प्राइवेट बैंकिंग होती हैं या कोई एडेड बैंकिंग होती है, उसमें जो हेड होते हैं, एमडी और सीईओ होते हैं,
उनको नियुक्त करना है या फिर उनका कार्यकाल का विस्तार करना है, तो इसके लिए लेनी पड़ती है आरबीआई की मंजूरी। कारण ये है कि बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड भी हुए हैं, जो कि उसमें देखा गया है कि जो बैंकिंग के जो बैंक संस्थापक हैं वही फ्रॉड किए हुए हैं। आपने अभी राणा कपूर का मामला देखा यस बैंक में, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, फिर इस पर एक लिमिटेशन लगा दिया कि कोई भी जो बैंक का संस्थापक होगा या फिर कोई भी एनी पर्सन, वो 15 साल लगातार से ज्यादा किसी एक बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेशन लगा दी थी आरबीआई ने। तो 2009 से ये बैंक के एमडी और सीईओ बने हुए थे। 2022 तक अगर आप जोड़ोगे तो 13 साल हो जाएगा। अब इनके 2 साल और बचे हुए हैं, यानी 2022 से 2024 तक ये अभी फिर रह सकते हैं एमडी और सीईओ। इसके बाद ये नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनके 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो डीसीबी बैंक की अगर बारे में बात करें, 1930 में स्थापित हुआ था, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो आरबीआई ने मंजूरी दे दी है दोबारा से इनको नियुक्त करने की। अगला, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर वुसिक दोस्तों ये सर्बिया के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हुए हैं। दोबारा से ये प्रेसिडेंट वहां के बन गए हैं, सर्बिया के चुनाव जीते और दोबारा से सत्ता में आए। इनकी पार्टी सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी, इसके ये अध्यक्ष भी हैं और 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। अभी ये दूसरा कार्यकाल भी जीत चुके हैं। सर्बिया के बारे में अगर बात करें तो सर्बिया आप देखोगे यूरोप के मैप में यहाँ पर है कुछ सर्बिया, ठीक है ना। आप सर्बिया को देख करके अभी आप सोच रहे होगे कि अभी ये चर्चे में भी था। अभी आपने देखा यूक्रेन, ये आप रसिया देख रहे हो, रसिया के बाद इधर यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद आप देखोगे तो इसकी बॉर्डर कंट्रीज में इधर आप देखोगे हंगरी वगैरह है ही। इसके इस साइड में यहाँ पर जो देश है ये है सर्बिया, ठीक है ना। सर्बिया है, इधर काला सागर है, तुर्की है और इस साइड में कहीं पर पड़ता है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट से भारतीय थल सेना के बारे में आप क्या क्या जानते हो, सारा कुछ बताना। ट्विटर के सीईओ कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जितनी भी विदेशी प्रमुख कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें कौन कौन भारतीय सीईओ हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं उन सभी के सीईओ का नाम आज आप लोग लिख डालिए। देखते हैं सबसे बढ़िया आंसर कौन करता है। जो बढ़िया आंसर करेगा उसे मिलेगा हर्ट। मार्च 2022 की मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 आ गया है। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो पार्ट 2 की वीडियो आ गई है। जाइए चैनल पर, इसको देखिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही आसानी से आप लोग दोनों पार्ट वीडियो देख करके मार्च का रिवीजन कर सकते हो। अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक भी हमारे ले सकते हो। जनवरी से लेकर के मार्च की ई बुक सिर्फ 49 रुपए में आपको MZT ऐप से मिल जाएगी। हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, इन सबको आप ले सकते हो। अभी के लिए आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। MZT20 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों दिया गया है। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।